में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फिरोज शाह तुगलक तक डिस्कस कर लिया था, इजंट इट, और देखा था कि किस तरीके से तुगलक रूल केम टू एन एंड बाय 1414 तुगलक रूल जो है वो खत्म हो जाता है। तुगलक के बाद सैयद्स आते हैं, लेकिन सैयद डिस्कस करने से पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है टू डिस्कस द सोशल लाइफ। ठीक है, कि सल्तनत के टाइम पीरियड में आपको जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सोशल लाइफ था, वो कैसा था, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सोशल लाइफ का, क्योंकि कभी कभी टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं प्रीलिम्स में वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में आपको जो समाज जो था वो किस प्रकार का था। तो ये डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज वो है सोशल लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक है, सल्तनत काल में समाज जो था भारत का वो कैसा था। क्लियर है ये चीज। इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स होगा, कुछ डायमेंशंस होंगे जिनको डिस्कस करके हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे सोसाइटी का कि इस प्रकार का समाज होता होगा। तो क्या क्या डायमेंशन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है इक्ताज, सेकंड है रूरल लाइफ, थर्ड है अर्बन लाइफ, चाहे अर्बन सेंटर्स, फोर्थ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सुल्तान एंड हिज नोबल्स। ओके, देन डिस्कस करेंगे हम लोग नेचर ऑफ स्टेट, then social manners and customs, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ्स। तो ये 8 मापदंड हैं, ये 8 पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग ये आकलन लगाने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत पीरियड में जो समाज था वो कैसा रहा होगा। और यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नियरली 13th सेंचुरी टू आप कह सकते हैं 15th सेंचुरी पीरियड तक का। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में एक चीज आप मिसलेनियस फैक्ट में याद रखिएगा, जो स्लेव डायनेस्टी है, जो फर्स्ट डायनेस्टी है आपका दिल्ली सल्तनत को का, इसको हम लोग मामलुक सुल्तान्स भी कहते हैं। तो वैसे किंग जैसे कि आपको इल्तुतमिश हो गए ना जी, कुतुबुद्दीन हो गए, इल्तुतमिश हो गए, तो दे वेर व्हाट मामलुक सुल्तान्स। तो स्लेव डायनेस्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मामलुक सुल्तान्स। और इसी का दूसरा नाम भी है इलबारी टर्क्स। तो ये तीनों जो वर्ड है, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे मामलुक सुल्तान्स हो, चाहे इलबारी टर्क्स हो, ये तीनों एक ही चीज को रेफर करता है। ठीक है, ये एक मिसलेनियस फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोशल लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में, सल्तनत काल में आपको सोशल लाइफ किस प्रकार का था, एक बाय एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज का टॉपिक का डिस्कशन का सिलेबस है। इसको अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला है इक्ताज। ठीक है, ओके, इक्ताज। सो व्हाट वेयर इक्ताज, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इक्ताज वेयर टेरिटोरियल असाइनमेंट्स दैट वेयर गिवन इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, इजंट इट। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो इक्ताज में होता क्या था कि जब इनिशियल फेजेस में, इनिशियल फेज कहने का मतलब हो गया कि नियर अबाउट 1211, 1215, ठीक है, अगर हम लोग सल्तनत का फेज देखेंगे, जो दिल्ली सल्तनत है वो कोई एक दिन में नहीं बनी है,
Isn't it? इसके अंदर 300 साढ़े 300 साल का इतिहास है और इस 300 साढ़े 300 साल में सल्तनत में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रूल की हैं। Isn't it? तो जो सल्तनत है वो एक प्रोसेस के थ्रू गया है, जैसे कि एक प्रोसेस, एक पहला फेज सल्तनत का क्या होगा, इनिशियल फेज। Isn't it? जब टर्किश जो है, जो टर्क्स है वो इन्वेड किए होंगे इंडिया में, तो जब टर्क्स जो थे वो इन्वेड किए इंडिया में, तो वो क्या किए कि जो टेरिटरी ऑक्यूपाई किए इंडिया का, उसको डिवाइड कर दिए इनटू वेरियस ट्रैक्ट्स, इनटू वेरियस पार्ट। तो लेट्स से कि जो टर्क्स हैं, और मैंने बताया ना कि दिल्ली सल्तनत के जो पहले सुल्तान थे खिलजी से पहले तक, दे वर व्हाट, टर्क्स। तो टर्क्स व्हाट दे डिड, दे कॉन्कर्ड इंडिया एंड, मतलब इंडिया मतलब यहां पे हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। दे कॉन्कर्ड, इसको आप टेरिटरी लिख दीजिए, दे कॉन्कर्ड टेरिटरी एंड डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स मतलब पार्ट और टेरिटरी, ठीक है। तो कोई एरिया को उन्होंने कैप्चर किया और उस एरिया को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये जो इक्तास थे, सो व्हाट वेयर इक्तास, दे वेयर द टेरिटोरियल असाइनमेंट। ये जमीन है जी इक्ता, ठीक है। अब ये जो जमीन का जो बड़ा सा पार्ट है वो किसी के जिम्मे होगा, isn't it? तो जिनके जिम्मे इक्ताज आता था उसको कहते थे इक्तादार्स, या फिर कहते थे उनको मुख्तीज, या उन्हीं को कहते थे वालीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा, मुख्तीज किसको कहते थे, द होल्डर ऑफ इक्ताज। The holder of Iktas were what? Muktis. Who were Walis? Walis is again the another name of Muktis और इक्तादार। क्लियर है ये चीज? ये वन लाइनर क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री में, एक तो ये आ सकता है। अब ये जो मुक्तीज और वालिस थे, अब जो बादशाह है वो टेरिटोरियल लैंड जो है वो किसको देगा, राह चलता आदमी को तो नहीं ना देगा जी, वो उसको देगा राजा, जो राजा के शासक, जो राजा को राजा बनने में मदद किया है, isn't it? जो सपोर्टर्स होंगे, जिसको हम लोग नोबल्स कहते हैं, है ना। तो जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि राजा ने टेरिटरी एक्वायर किया, उस टेरिटरी को डिवाइड कर दिया इनटू वेरियस लैंड प्लॉट्स, और इस लैंड प्लॉट्स में बहुत सारे गांव होंगे, ठीक है, और इन इक्ता को दे दिया अपने किसी खास नोबल को। तो ऐसे से बहुत इक्ताज होंगे, लगभग 20-22 इक्ताज होंगे, तो 20-22 नोबल को हर एक इक्ता मिला हुआ है। क्लियर ये चीज? उसी जो इक्ता को होल्ड करता था उसको क्या कहते थे हम लोग, मुक्तीज, या उसी वो कहते थे वालीज। अब देखिए कि ये जो इक्तादार होते थे या मुक्ति होते थे या वालीज होते थे, इनका काम क्या होता था। तो देखिए, जो अगर हम लोग लिखें कि फंक्शंस ऑफ इक्तादार, फंक्शंस ऑफ मुक्ति कहिए, फंक्शंस ऑफ मुक्तीज क्या था। तो पहला तो था कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो आपको इक्ता मिला है और उस इक्ता के अंदर जितने भी गांव है उन सारी गांव का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मा किसका होगा, मुक्तीज का। और मुक्तीज कौन है, जिनके पास इक्ता है। सेकेंड फंक्शन क्या था मुक्तीज का, तो ये था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कीजिए आप, जो जहां से आपको इक्ता मिला हुआ है। थर्ड क्या था, मेंटेनेंस ऑफ सोल्जर्स फॉर सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था, ठीक है, कि सुल्तान के लिए आपको एक सेना की टुकड़ी मेंटेन करके रखनी होगी, isn't it? और जब भी सुल्तान को जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए सुल्तान का किसी से वॉर हो गया, तो वो क्या करेगा कि आपका सोल्जर्स जो है, जो आपने मेंटेन कर रखा है, उसको वो सुल्तान यूज करेगा। क्लियर है ये चीज? और ये जो मेंटेनेंस ऑफ सोल्जर्स जो है, इसका पैसा कहां से आएगा, इसका पैसा सुल्तान नहीं देगा, इसका पैसा आप यहीं से निकालिए, जो आपका लैंड रेवेन्यू से कलेक्शन आ रहा है। अब ये देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, इसका कुछ फायदा भी था सुल्तान के लिए। अब वो देखिए होता क्या था कि इक्ता सिस्टम के अंतर्गत एक एडवांटेज ये था कि सोल्जर्स का जो मोबिलिटी होता था, ठीक है, सोल्जर्स का जो मोबिलिटी होता था वो मेंटेन होता था। वो कैसे, तो एग्जांपल आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बंगाल है, बंगाल में किसी को इक्ता मिला हुआ है, ठीक है, बादशाह कहाँ है, बादशाह तो दिल्ली में है,
उसी तरीके से गुजरात है, गुजरात के किसी एरिया में गुजरात का कोई इक्ता मिला हुआ है, तो जो इक्तादार है उसको तो एक सेना की टुकड़ी मेंटेन करके रखनी ही है, इजंट इट? तो वो सेना की टुकड़ी फिर क्या हुई कि जो सुल्तान है उसका प्रेजेंस गुजरात में भी है, सुल्तान का प्रेजेंस कहां है? बंगाल में भी, और सुल्तान खुद कहां है? दिल्ली में है। तो वो दिल्ली से बैठे बैठे किसी बगावत को शांत कर सकता था। मान लीजिए किसी बंगाल में बगावत हो गया, तो अब सुल्तान दिल्ली से नहीं आएगा, सुल्तान क्या करेगा कि बंगाल में जिसको इक्ता दिया हुआ है उसको कहेगा कि भाई देखो इतना सोल्जर है तुम्हारे पास जो तुम मेंटेन करके रखे होगे, ये सोल्जर लो और जाके सप्रेस करो रिबिलियन को। उसी सेम टाइम पे मान लीजिए कि गुजरात में हो गया, तो भी सुल्तान को नहीं जाना है दिल्ली छोड़ के। क्यों? क्योंकि गुजरात में भी उसके कुछ इक्तादार हैं, उन इक्तादार के पास क्या है? फौजें हैं। वो जो सुल्तान है वो उन इक्तादार को कहेगा, चाहे मुफ्तीज को कहेगा कि जाओ जाके बगावत शांत कर सको। तो ऐसे क्या हो सकता था इक्ता सिस्टम के अंतर्गत कि दिल्ली में सुल्तान बैठे बैठे अपने मुफ्तीज और वालीज के तहत डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों को ऑक्यूपाई कर सकता था या डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में बगावत शांत कर सकता था। तो ये एक एडवांटेज भी था इक्ता सिस्टम का। क्लियर है ये चीज? तो ये है आपके मुफ्तीज के बेसिक जो फंक्शन थे। और इन सभी के बाद जो पैसा बचा, लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया है, लैंड रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया है, फिर उस पैसा से आपने सोल्जर्स को भी मेंटेन कर रखा है, इसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो इक्तादार जो है वो अपने पास रख सकते थे। तो वे आर अलाउड टू कीप द लेफ्ट मनी। क्लियर है ये चीज? तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ मुफ्तीज, जिसको वालिस भी कहते हैं, जिसको इक्तादार भी कहते हैं। गॉट इट? अब देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताया है इक्तादार या मुफ्तीज या वालिस का, ये है बिफोर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? तो अगर जब भी आपको इक्तादार या की पोजीशन को डिस्कस करने की बात होगी तो उसमें दो फेज आता है, बिफोर अलाउद्दीन खिलजी एंड आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इक्तादार से नोबल्स पे नकेल कसा था थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले और अलाउद्दीन खिलजी से पहले सल्तनत क्या है? बन ही रही है। सल्तनत अभी इनिशियल स्टेजेस में है। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो इक्तादार होते थे, चाहे जो आपको वालिस कहे या मुफ्तीज कहे, मोर और लेस दे ऑपरेटेड एज एन इंडिपेंडेंट चीफ्स। मोर और लेस मतलब दे वेर ऑटोनमस बिफोर अलाउद्दीन खिलजी। मतलब दिल्ली का सुल्तान का कंट्रोल उतना नहीं होता था किस पे? आपको ये मुफ्तीज और वालिस पे। तो जो भी मुफ्तीज और वालिस होते थे वो मोर और लेस अपने एरिया में एक ऑटोनमस चीफ की तरह काम करते थे। क्लियर है ये चीज? और बिफोर अलाउद्दीन खिलजी कैसे वो ऑटोनमस चीफ की तरह काम करते थे? तो ये फंक्शन था। जितना पैसा बचा वो इक्तादार को हक था कि वो अपने पॉकेट में रख सकता था। ये चीज चेंज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद। तो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। आफ्टर अलाउद्दीन इक्तादार्स या कंडीशन ऑफ मुफ्तीज, इन्हीं को वालिस कहते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं इतना बार कि आपको याद हो जाए। ठीक है? और ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मुफ्तीज किसको कहते हैं, वालिस किसको कहते थे। ठीक है? तो कंडीशन ऑफ मुफ्तीज और वालिस क्या हुआ आफ्टर, मतलब ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी? तो दे वर मेड सबऑर्डिनेटेड, दे वर मेड सबऑर्डिनेटेड टू द क्राउन। ठीक है? कैसे? तो फर्स्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। अब जितना पैसा आप कलेक्ट किए थे लैंड रेवेन्यू का, उसको आपको रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा दिल्ली के सुल्तान के पास, और दिल्ली का सुल्तान क्या करेगा? उसको ऑडिट करेगा कि वाकई में इतना पैसा कलेक्ट हुआ है कि नहीं, इतने खर्चे हुए हैं कि नहीं। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय से क्या होने लगा? दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल बढ़ने लगा किस पे? इक्तादार्स पे। सेकंड, हार्श पनिशमेंट्स, हार्श पनिशमेंट्स इन केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, इन केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। अगर कुछ हिसाब किताब में गलत हुआ तो अब इक्तादार्स को क्या हो सकता था? हार्श पनिशमेंट हो सकता था। थर्ड, हैड टू रिटर्न द लेफ्ट अमाउंट टू दिल्ली। ठीक है? और इतना पैसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये तो आपको करना ही है।
सुल्तान के लिए फौजें भी मेंटेन करनी ही है, जो पहला वाला काम था। लेकिन पहले क्या होता था कि पैसा जो बच गया, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है एक साल में, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, और इसमें से लेट से कि 700 रुपया आपका लग गया है किसमें, सुल्तान के लिए सोल्जर्स मेंटेन करने में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ठीक है। तो जो 300 बचा उसको पहले क्या होता था कि वो इक्तादार को दिया जाता था, इक्तादार रख सकता था ये 300 रुपए, इसको दिल्ली नहीं पहुंचाना था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद से क्या होने लगा कि ये जो अमाउंट बच जाता था, उसने कहा कि यू हैड टू रिटर्न द लेफ्ट अमाउंट टू दिल्ली। तो इन सब स्टेप से हम कह सकते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो इक्तादार और वालिस थे वो बिकेम व्हाट, सबऑर्डिनेटेड टू द क्राउन। क्लियर है। और जो इक्तादार सिस्टम है, जो इक्ता सिस्टम है, दैट वाज स्टार्टेड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। कभी इतना ही नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ देगा कि इक्ता प्रथा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये एक मिसलेनियस फैक्ट याद रखिएगा कि इक्ता सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। एंड व्हाट वाज इक्ता सिस्टम, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं इक्तास वेयर टेरिटोरियल असाइनमेंट इन ल्यू, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है। इस इक्ता सिस्टम का क्या आपको रहा, क्या कहते हैं एडवांटेज, कि दिस इक्ता सिस्टम प्रोवाइडेड मोबिलिटी ऑफ सोल्जर्स। और कैसे, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम लोग। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका इक्तास। बोर्ड इज नॉट क्लियर। ही स्टार्टेड कैश पेमेंट्स टू सोल्जर्स। हाँ जी, ये तो मैंने मार्केट रिफॉर्म में आपको बता ही दिया है ना, अलाउद्दीन खिलजी का। ही स्टार्टेड कैश पेमेंट्स टू सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि कैश पेमेंट रहेगा तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा कि इतना पैसा, मतलब फिक्स सैलरी, कैश पेमेंट की जगह फिक्स सैलरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, उसने फिक्स सैलरीज अलॉट कर दिया। तो अब सुल्तान के पास खर्चे का हिसाब रहेगा कि अच्छा, दिल्ली गुजरात में जो फौज है उस फौज को मेंटेन करने में इतना पैसा लगता है, और रेवेन्यू जो है इक्तादार इतना कलेक्ट किया है, तो वो जोड़ घटाव कर सकता है कि अच्छा इतना अमाउंट बचा होगा। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं, हम लोग अदर प्रोविंसेस। तो देखिए, इक्तास जो है, इक्तास वी आर डिवाइडेड इनटू, अब ये टेरिटोरियल असाइनमेंट हो गया, तो इक्ता को डिवाइड किया जाता था आपको 6 में। इक्ता के नीचे कौन सा रीजन आता था? सिख। सिख के नीचे होता था परगना, परगना के नीचे होता था विलेजेस। ठीक है, ये है आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग सल्तनत। ठीक है, जैसा कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना। अभी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है कि स्टेट, राज्य, मतलब इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट, state is divided into districts, district is divided into blocks, blocks are divided into villages। ये क्या है? ये आज का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। उस समय सल्तनत के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कैसा था? इक्तास, जिसके हेड कौन होते थे? किसको दिया जाता था इक्तास? मुक्तीस को या फिर वालिस को, मतलब ये दोनों एक ही नाम है। उसी तरीके से सिख जो होता था, सिख के अंदर सिख जो होता था, जिसके उसको कहते थे शिकदार्स, मतलब द इंचार्ज ऑफ सिख्स वे आर कॉल्ड एज शिकदार्स। द इंचार्ज ऑफ प्रगना वे आर कॉल्ड आमील्स। ठीक है, जैसे होता है ना डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर होता है? कलेक्टर के अंदर, है ना। तो दीज ऑल आर ऑफिशियल्स। तो इक्तास किसके अंदर होता था? मुक्तीज या वालिस। सिख किसको कहते थे? शिकदार्स। और ये सब क्या है? इक्ता, सिख, परगना, विलेजेस, ये सब क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। क्लियर ये चीज। उसी तरीके से जो गांव होते थे, गांव में 3 मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे। पहले होते थे खुद्स, सेकंड मुकद्दम्स, एंड थर्ड पटवारीज। ठीक है जी, क्लियर है ये? खुद्स, मुकद्दम्स एंड पटवारीज। जो खुद्स होते थे, दे वेयर द लैंड ऑनर्स,
अब गांव में क्या होगा, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा होगी, तो जो जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी उनको क्या कहा जाता था, खुत। मुकद्दम्स कौन होते थे, विलेज हेडमैन, ठीक है, जो गांव का सबसे हेडमैन होगा उसको क्या कहते थे, मुकद्दम। कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा, खुद किसे कहते थे, लैंड ऑनर्स ऑफ सल्तनत पीरियड। और ये विलेजेस, ये कहां, रूरल एरिया स्टार्ट हो गया है ना। मुकद्दम्स विलेज हेडमैन, पटवारीज विलेज अकाउंटेंट्स, विलेज अकाउंटेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स है और ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कब, सल्तनत टाइम पीरियड में। Which sultan had created largest standing army directly paid by the state? अब इसमें देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी रेज किया था आर्मी, लेकिन अगेन अलाउद्दीन खिलजी के समय रिसोर्सेस कम थी क्योंकि एम्पायर उतना एक्सपैंड नहीं किया था। तो अगर कंपेयर करें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में कि जो रूरल सोसाइटी था, विलेज लेवल की बात करें, यहां पे किस तरीके का व्यवस्था चलता था। तो देखिए, जब जो लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हार्डली कोई चेंजेस लाया गया टर्किश के द्वारा, मतलब टर्क्स आए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट राजपूतों के समय चल रहा था टर्क्स के आने से पहले, लोअर लेवल पे, गांव के लेवल पे, उसको लगभग वो सही रखा गया। तो मतलब कि जो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगभग उन्हीं लोगों के पास थी ताकत लोअर लेवल में, जो कि टर्किश के आने से पहले लोगों के पास थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड almost similar, remained almost similar, ठीक है, then almost similar than before arrival of Turks, ठीक है। तो जो सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने रूरल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बगावत नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जो लोग पहले जमींदार थे उन्हीं के बच्चों को जमींदार भी रहने दिया गया ताकि ये लोग बगावत ना करें, और इस तरीके से अर्ली फेजेस में दिल्ली के सुल्तानों को इतना समय मिला कि वो एम्पायर बना सके, isn't it? तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, व्हाई दिल्ली सुल्तान डिड नॉट ब्रॉट एनी रैपिड चेंजेस इन द लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका रीजन यही है, टू एवर्ट और टू इग्नोर, और कह सकते हैं टू मतलब वही कि आगे वाली जो बगावत है, अगर कुछ चेंजेस लाएंगे तो फिर बगावत होने लगेगी, तो बगावत ना हो उसको शांत करने के लिए जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं किया। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बाय सेम सेट ऑफ पीपल, जो लोग टर्किश से आने से पहले लोग जो जमींदार थे वही लोगों को भी जमींदारी रखी गई थी, ठीक है। इक्ताज नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है, जिससे हम समाज के बारे में देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, वो है रूरल लाइफ। तो इक्ताज में आपको याद करना है कि इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम किया था, टेरिटोरियल असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ लैंड। इक्ता जो होल्ड करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो इक्तादार्स या फिर वालीज या फिर मुक्तीज। ये जो इक्तादार या वालीज या मुक्तीज होते थे ये नोबल्स होते थे, ठीक है, जिन्होंने बादशाह को सपोर्ट किया होता था, किस पे, उसको तख्त पे बैठने के लिए। उसके बाद आपको से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पूछ सकता है, हो सकता है कि ये जो वर्ड्स है इसको जंबल डब कर दे, पहले विलेजेस डाल दे, बीच में सिख डाल दे, उसके बाद इक्ता डाल दे और प्रगना डाल दे, और कहेगा कि बेस्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो याद रखिएगा, पहले इक्ता होते थे, इक्ता के बाद सिख्स आता था, सिख was divided into pragnas, pragnas was divided into villages। उसी हिसाब से मैच द फॉलोइंग भी आपको दे सकता है। इक्तास को मैच कीजिएगा किससे, मुक्तीज या वाली से, सिख को मैच कीजिएगा किससे, सिकदार से, प्रगना किसके अंदर आता था, आमिल्स के अंदर। और ये दोनों जो है ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया, खुद किसको कहते थे। तो ये जो क्वेश्चन था कि खुद किसको कहते थे, मुकद्दम किसको कहते थे, ये इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता था। ये यूपीएससी में भी पूछा है और बीपीएससी में भी पूछा है।
तो याद रखिएगा, खुद वी आर द लैंड ओनर्स, मुकद्दम्स वी आर द विलेज हेडमैन, और पटवारीज कौन थे? विलेज अकाउंटेंट। और ये जो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो थी, इट वाज ऑलमोस्ट सेम एज इट वाज बिफोर द अराइवल ऑफ टर्क्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है हमारा पेजेंट्स एंड रूरल पॉपुलेशन। सेकेंड डायमेंशन है रूरल पॉपुलेशन। तो अब सल्तनत जो है, सल्तनत में गांव के भी क्षेत्र होंगे, सल्तनत में शहरी क्षेत्र भी होगा, है ना। तो पहले जो गांव के क्षेत्र होते थे सल्तनत के अंदर, वहां पे लाइफ कैसा था वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सोसाइटी थी, जो रूरल सोसाइटी होगी, जो ग्रामीण जो समाज होगा, उसमें दो लोग होते हैं जी जनरली, है कि नहीं? एक होते हैं पेजेंट्स और एक होते हैं एलिट्स, है कि नहीं? गांव में दो ही वर्ग होगा। गांव किसको कहते हैं? जहां पे मेजॉरिटी ऑफ जनता खेतीहर होती है, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उसी को ना गांव कहते हैं। तो गांव में क्या होगा? जनरली दो कैटेगरी ऑफ पीपल पाए जाएंगे, पेजेंट्स एंड एलिट्स। ठीक है, अब जो पेजेंट्स होंगे, किसान, ये तीन टाइप के किसान होंगे गांव में। एक तो वो होंगे जिनके पास अपनी जमीन होगी, तो क्या कहेंगे? लैंड ओनर्स। एक वैसे लोग होंगे जो शेयर क्रॉपर होंगे, जो बटैया पे काम करते होंगे, उसको भी किसान कहते हैं। और तीसरा कौन होगा? जिसके पास कोई जमीन नहीं हो, लैंडलेस। यही तीन वैरायटी ऑफ पेजेंट्स आपको मिलेंगे गांव में। अब देखिए, जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास जमीन थी, वो कौन थे? खुत्स एंड मुकद्दम्स, इनके पास जमीन होती थी। ठीक है, दे वेयर प्रॉस्पेरस। गांव के लेवल में ये क्या होते थे? प्रॉस्पेरस होते थे। भाई गांव में उस समय किस चीज पे रेवेन्यू आएगा? जमीन पे। जिसके पास जितना ज्यादा जमीन होगा वो उतना ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा। तो सल्तनत काल में खुद और मुकद्दम्स, जो लैंड ओनिंग क्लास थे, दे वेयर प्रॉस्पेरस। इनके पास अपनी जमीन तो होती थी, खुद एंड मुकद्दम के पास। इसके अलावा ये सरकार के जमीन को भी होल्ड करके रखते थे बाय गिविंग कंसेशनल रेंट। ठीक है, फ्री में नहीं मिलता था, सरकार इनको अपनी जमीन नहीं दे देती थी। ये क्या करते थे कि वो जमीन, अपनी जमीन तो है ही बहुत सारी, उसके अलावा भी क्या करते थे कि सरकारी जमीन को भी ये अपने अंदर रखते थे और सरकार को कंसेशनल रेंट देते थे। क्लियर ये चीज? तो वहां से भी इनको प्रॉफिट आता था। एंड थर्ड, खूत एंड मुकद्दम जो होते थे, दे वेयर इन्फ्लुएंशियल इन विलेज पंचायत्स। तो सल्तनत काल में गांव में एक ऐसा वर्ग भी था, एक ऐसा कम्युनिटी भी था जो इन्फ्लुएंशियल होता था। सो क्या कहते थे? खुद्स एंड मुकद्दम्स। एंड दे वेयर आल्सो इन्फ्लुएंशियल इन विलेज पंचायत्स। इनके घर जो होते थे, दे वेयर गुड हाउसेस, दे यूज्ड टू लिव इन गुड हाउसेस, अच्छे घर में रहते थे ये लोग। दे यूज्ड टू हैव फाइन हॉर्सेस, अच्छे घोड़े भी होते थे इनके पास। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि गांव में सल्तनत टाइम पीरियड पे एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास भी था जिसको खुद से मुकद्दम्स कहते थे, जो प्रॉस्पेरस था। और ये बनता था आपका क्या? विलेज एलीट। क्लियर है ये चीज? जो शेयर क्रॉपर और लैंडलेस थे, इनकी पोजीशन जो थी, दैट वाज व्हाट? दे वेयर लिविंग इन सस्टेनेबल कंडीशन। इनके पास कोई सरप्लस नहीं होता था। मतलब आज 5 रुपया कमाए तो वही 5 रुपया खर्च होगा, कल के खर्च के लिए फिर कल जाइए जॉब पे। ठीक है, तो शेयर क्रॉपर और जो लैंडलेस थे, दे रिमेन्ड पुअर, ये गरीब थे। देयर कंडीशन वाज व्हाट? सस्टेनेबल कंडीशन। ठीक है, दे सफर्ड हार्डशिप्स। तो देखिए, गांव में ही दो टाइप के पीपल हैं, एक है खुद एंड मुकद्दम जो प्रॉस्पेरस है, और एक जो बाकी के किसान, वो क्या है? सस्टेनेबल कंडीशन में रह रहे हैं। दे यूज्ड टू सफर हार्डशिप्स। किन्हीं के पास मान लीजिए घर नहीं होगा, बारिश आ गई तो रात भर जगे हुए हैं कि बारिश कब खत्म हो ताकि हम लोग सोए। तो ये है आपका क्या? सल्तनत टाइम पीरियड में गांव की हालत। ओके, उसी तरीके से गांव में कुछ एलिट्स होते थे। तो एलिट्स कौन होते थे? तो हिंदू राज और राजास। तो वैसे राजा, चाहे वैसे ट्राइबल चीफ जो कि सल्तनत
की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो रेगुलर ट्रिब्यूट पहुंचा रहे हैं कि किसको, सुल्तान को। तो उनकी जो स्टेट्स थी दे वेयर इंटैक्ट। अब देखिए बात यहीं से क्लियर हो जाएगी। जो मिडिल क्लास होगा उसके पास क्या होगा, जमीन होगा, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, उसी को ना कहते हैं मिडिल क्लास। उसी में वो मिडिल क्लास पूरा खुश है, 2 कट्ठे जमीन पे। जो बड़े बड़े हिंदू राजा होते थे उनके पास क्या होता था, जमीन थोड़ी होता, उनके पास स्टेट होता था। स्टेट क्या होता है समझ रहे हैं ना आप जी। तो एलिट सेक्शन में कौन आते थे, हिंदू राज और राजाज, ये खुद एंड मुकद्दम्स के ऊपर होते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास स्टेट होती थी और चूंकि ये एक्सेप्ट कर रखे होते थे तुर्की सुल्तान का अथॉरिटी, तो इसलिए इनकी स्टेट इनको वापस दे दी गई होती थी। गॉट इट। तो ये है आपका रूरल लाइफ। तो दिल्ली सल्तनत में गांव भी होते थे। भारत में गांव की स्थिति क्या थी कि जनरली 2 टाइप ऑफ कैटेगरी था, एक पेजेंट्स का, एक एलिट्स का। पेजेंट्स में भी 3 भाग होते थे, वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन है, वैसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है जो बटैया पे काम करते हैं, और वैसे किसान जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं डेली लेबरर्स। ठीक है, जो लैंड ऑनर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, खुद एंड मुकद्दम्स। दे वेयर इन्फ्लुएंशियल इन पंचायत, पंचायत में ये खुद एंड मुकद्दम का काफी इन्फ्लुएंस होता था। दे यूज्ड टू रेसाइड इन गुड हाउसेस, दे यूज्ड टू राइड ऑन फाइन हॉर्सेस एंड दे वेयर प्रॉस्पेरस कम्युनिटी। वहीं पे शेयर क्रॉपर और लैंडलेस जो पेजेंट्स थे उनकी हालत क्या थी, दे वेयर लिविंग अ सस्टेनेबल कंडीशन। सेकंड, दे आल्सो सफर्ड सीवियर हार्डशिप्स। ठीक है, जो एलिट सेक्शन था वो कौन सा सेक्शन था, वैसे हिंदू राय और राजा जो कि टर्की सल्तनत के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे और रेगुलरली ट्रिब्यूट पहुंचाते थे दिल्ली। तो बदले में इन लोगों को क्या मिलता था कि इनकी जो स्टेट्स थी उसको इंटैक्ट रखा गया था। गॉट इट। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है, जो रूरल सोसाइटी है दिल्ली सल्तनत में, यहां पे इनइक्वालिटीज है। तो हां, यहां पे इनइक्वालिटीज है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गांव हो गया, अब शहर डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्ता हमने डिस्कस कर लिया। देखिए ये था हमारा क्या टॉपिक है जो आज हम लोग को डिस्कस करना है, और इससे हम लोग एक आकलन बनाएंगे क्या कि सल्तनत टाइम पीरियड में समाज कैसा था। इक्ता डिस्कस कर लिए, और इक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा क्या था वो भी बता दिया मैंने आपको। इक्ता का एडवांटेज क्या था, इट प्रोवाइडेड द मोबिलिटी ऑफ सोल्जर्स एंड मेड इट इजी फॉर सुल्तान टू क्रश एनी रिबेलियन अकरिंग इन फार फर्दर लैंड्स। उसी हिसाब से फिर रूरल लाइफ मैंने आपको बता दिया कि समाज में जो ग्रामीण परिवेश था सल्तनत के टाइम पीरियड में वो कैसा था। रूरल लाइफ में हम कह सकते हैं इट वाज एन इनइक्वल सोसाइटी। इनइक्वल सोसाइटी कैसा था, तो उसमें आप 3 कैटेगरी बता दीजिएगा। पेजेंट्स का 3 कैटेगरी होता था, लैंड ऑनर्स, लैंडलैंड्स, शेयर क्रॉपर्स, और फिर एलिट सेक्शन होता था, खुद एंड मुकद्दम बता दीजिएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग अर्बन सेंटर्स। अब शहरी क्षेत्र भी तो होगा ना सल्तनत में। चलिए, अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स, ठीक है। एंड अर्बन सोसाइटी वाज एसेंशियली एन अर्बन सोसाइटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाउन्स। बहुत सारे नए शहर जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में बन के निकले। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शहर भी बसे हैं, और ये जो एक तो न्यू टाउन्स था और एक क्या था, ओल्ड टाउन्स, मतलब वैसे शहर जो पहले से थे, isn't it? उनको जो सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, फिर से मतलब और रिवाइटलाइज किया। ठीक है, तो ओल्ड टाउन्स में क्या क्या थे सल्तनत टाइम पीरियड पे, जो सल्तनत भी उसको बढ़ाई। तो जैसे कि आपका ओल्ड टाउन्स में लिख सकते हैं आप मुल्तान। मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर था, isn't it? मुल्तान के बाद लखनऊती जो बंगाल में है, उसके बाद सोनारगांव बंगाल में है। ये सब ओल्ड टाउन है, मतलब सल्तनत से पहले भी ये शहर थी, और सल्तनत के टाइम पीरियड पे भी दिल्ली सुल्तान इन टाउन्स को एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मुल्तान हो गया, लखनऊती हो गया,
सुनारगांव हो गया, isn't it? उसी तरीके से आप लिख सकते हैं सुनारगांव, हाँ जी, कारा, इलाहाबाद, अनहिलवाड़ा, ये पाटन मतलब गुजरात, कैम्बे गुजरात। सो दीज वे द इंपॉर्टेंट टाउन्स। और न्यू टाउन्स में क्या क्या और नया शहर क्या बना तुगलक टाइम मतलब कि सल्तनत टाइम्स पीरियड में, तो आप लिख सकते हैं फिरोजाबाद, हिसार, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। उसके बाद जौनपुर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सल्तनत टाइम पीरियड में अर्बन सेंटर्स क्या हुई हैं, फ्लॉरिश हुई हैं। अब आप यूपीएससी लिखिएगा तो वही एक स्टेटमेंट दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम्स अर्बन टाउन्स हैव फ्लॉरिश, मतलब नए नए शहरों का निर्माण हुआ है, सही या गलत? सही, isn't it? सेकेंड ऑप्शन दे देगा कि सल्तनत टाइम पीरियड में पुराने गांव को, पुराने शहरों को उखाड़ा गया है, सही या गलत? गलत। पुराने शहरों को और मजबूती दी गई है सल्तनत टाइम पीरियड में, और कुछ नए शहर भी बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू टाउन्स जो बसते थे, जो नए शहर जो बसते थे, ये जनरली बसते थे अराउंड मिलिट्री आउटपोस्ट, ठीक है। तो न्यू टाउन्स जनरली केम इनटू एग्जिस्टेंस around military outposts, जहां जहां मिलिट्री के कैंटोनमेंट बनने लगे, वहां वहां आसपास में नए नए गांव भी एस्टैब्लिश होने लगे, क्योंकि मेडिवल टाइम वाज एसेंशियली अ मिलिटरिस्टिक टाइम, वार ये सब तो होते ही रहते थे ना, ठीक है। तो जहां जहां नए नए मिलिट्री आउटपोस्ट बनते चले गए, उन्हीं के इर्द गिर्द में नए नए शहर भी बनते चले गए। क्लियर है ये चीज? यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो अब शहर बन गया है, अब शहर में कुछ लोग रहेंगे, है ना। तो लोगों के बारे में देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में कैसे लोग रहते थे। जैसे गांव के क्षेत्र में हमने डिस्कस किया ना, खुद से होते थे, किसान होते थे और एक एलीट सेक्शन होता था। उसी तरीके से देखते हैं कि शहर में आबादी किस प्रकार की थी। आगे बढ़े फिर हम लोग, तो यहां से आपने क्या मतलब कंक्लूड किया कि सल्तनत टाइम पीरियड में अर्बन सेंटर्स फ्लॉरिश हुई हैं। जो पुराने टाउन्स थे, जो सल्तनत से पहले जो शहर थे, उनको और स्ट्रेंथन किया गया, और साथ ही साथ नए शहर जैसे फिरोजाबाद, हिसार, तुगलकाबाद, सीरी, जौनपुर, ये सबको भी बसाया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्बन पॉपुलेशन। तो ये जो शहरी क्षेत्र थी, जो अर्बन एरियाज था दिल्ली सल्तनत में, उसमें कौन कौन से लोग रहते थे, या फिर उसका कंपोजिशन क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन रहेंगे? अर्बन एरियाज में नोबल्स भी रहेंगे। सिंपल सी चीज है ना, अगर मैं कहूं कि दिल्ली में आपको बताया जाए कि दिल्ली में किस प्रकार की जनता रहती है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्या आएगा कि दिल्ली राजधानी है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो कहाँ रहेंगे? दिल्ली में रहेंगे। तो दिल्ली में कह सकते हैं ना कि एक ऐसा पॉपुलेशन का भी कंपोजिशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है, isn't it? तो उसी तरीके से अर्बन पॉपुलेशन में क्या क्या लोग आ जाएंगे? नोबल्स थे, उसके बाद क्लर्क्स थे। अर्बन एरियाज मतलब क्या होता है? वैसा एरिया जहां मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये सब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ना, तो नोबल्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, और कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, देन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, isn't it? उसके बाद बेगर्स, हाँ जी, भिखारी। अच्छा, बेगर्स जो है वो ज्यादा गांव में दिखेंगे आपको कि शहर में दिखेंगे? ऑब्वियसली शहर में दिखेंगे। बेगरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है किसका? शहरों का। तो सल्तनत टाइम पीरियड में भी क्या थे? बेगर्स थे, एंड दे वेयर इन लार्ज नंबर्स। बेगर्स वेयर इन लार्ज नंबर्स, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो यूज टू क्रिएट
और समटाइम्स दे ऑल्सो यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो बेगर्स थे जी सल्तनत टाइम पीरियड में। हो सकता है क्वेश्चन आपसे यूपीएससी लिखे तो पूछ दे कि क्या बेगरी जो थी वो सल्तनत टाइम पीरियड पे थी, तो हाँ जी थी। बेगर्स के अलावा और कौन थे अर्बन एरियाज में? स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो ऐसे लोग जो हैं ये रहते थे। उसके बाद आप लिख सकते हैं और क्या, आर्टिजान्स एंड स्किल्ड लेबरर्स तो इस टाइप का शहर होता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। दिल्ली सल्तनत में अगर शहर होता था तो इन कैटेगरी ऑफ लोग उन शहरों में रहते थे। और जो अर्बन एरिया होता था, अर्बन पॉपुलेशन जो होता था, इसमें मुस्लिम्स जो होते थे वो मेजॉरिटी में होते थे। ठीक है, और रूरल एरियाज में हिंदू मेजॉरिटी में होते थे। और रूरल एरियाज में मेजॉरिटी में कौन सी पॉपुलेशन होती थी? हिंदूज। अब मुस्लिम्स क्यों मेजॉरिटी में होते थे अर्बन एरियाज में? क्योंकि ऑब्वियसली आपको अर्बन एरिया जो होता है, जो शहरी क्षेत्र होता है, वहां गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेजेंस होता है। तो गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेजेंस होगा तो गवर्नमेंट के ज्यादा स्टाफ वहां रहेंगे। और स्टेट क्या है? इस्लामिक है अभी तक। तो जो मुस्लिम्स होते थे, और मुस्लिम्स में भी सब मुस्लिम्स नहीं, जो नोबल्स जो होते थे उनको ज्यादा चांसेस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम जो थे वो मेजॉरिटी में होते थे अर्बन एरियाज में, और हिंदू जो होते थे वो मेजॉरिटी में होते थे कहां? रूरल एरियाज में। तो इसलिए तो जो लोअर ब्यूरोक्रेसी था, जो लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी था सल्तनत टाइम पीरियड में, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय हिंदूज, एंड द अपर ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम्स। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? ओके फाइन। अब देखिए स्लेव्स पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्लेव्स, तो डज स्लेवरी एग्जिस्टेड इन इंडियन मेडिवल टाइम्स? योर आंसर इज यस। इवन स्लेवरी हैज एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स ऑल्सो। ठीक है, तो मेडिवल टाइम्स में जो स्लेव होते थे इनको एक्वायर करने का दो मेथड होता था। इधर दे वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और दे वर परचेज्ड। These were the two methods through which slaves can be acquired. तो स्लेव जो था वो मेडिवल टाइम्स में कैसे आ सकता था? या तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बादशाह गया किसी नए रियासत को उसने कॉन्कर किया और वहां के जो बहुत सारे लोग होते थे उसको उसने क्या किया? इम्प्रिजन कर लिया। या फिर बहुत सारे लोगों को कैप्चर करके लाया गया राजधानी में और उन लोगों को बेचा जा रहा है, तो आप जाइए खरीद लीजिए। क्लियर है ये चीज? तो स्लेव्स जो थे दे एग्जिस्टेड इन द मेडिवल सोसाइटी एंड दे वर एक्वायर्ड थ्रू टू मेथड्स, ईदर बाय प्रिजनर्स ऑफ वॉर और थ्रू परचेज। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो था इट वाज द वाइडली एग्जीक्यूटेड मेथड। ठीक है, ज्यादा कहां से आते थे? प्रिजनर्स ऑफ वॉर से। क्यों? बिकॉज मेडिवल सोसाइटी में आपको कहीं ना कहीं देयर वेयर कॉन्टिन्यूअस वॉर्स इन वन और अनदर पार्ट ऑफ एम्पायर, कि सल्तनत में कहीं ना कुछ वार होते ही रहता था। ठीक है, तो वहां से प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिलते रहते थे जो कि आपको स्लेव्स बनाए जाते थे। ठीक है, अब जो स्लेव्स होते थे इनका यूजेस क्या होता था? ठीक है, तो अब स्लेव्स जो हैं वो दो आदमी रख सकता है, या तो रख सकता है एलिट या रख सकता है आपको मिडिल क्लास। तो ये दो टाइप के लोग वहां उस समय भी एग्जिस्ट करते थे। एलिट में कौन आ जाएंगे? सुल्तान एंड नोबल्स। तो ये जो सुल्तान और नोबल्स होते थे ये स्लेव रखते थे किस लिए? ये स्लेव रखते थे फॉर देयर बॉडीगार्ड्स, एज देयर बॉडीगार्ड्स और एज पर्सनल मैनेजर्स, वहीं जो मिडिल क्लास जो होते थे वो स्लेव क्यों खरीदते थे? फॉर डोमेस्टिक हाउसहोल्ड एक्टिविटीज
खरीद के लेके आप रोटी बनवा रहा है, ठीक है, या फिर फॉर कंपेनियनशिप, या फिर फॉर कंपेनियनशिप, ठीक है जी। तो स्लेव्स जो थे दे एग्जिस्टेड इन मेडिवल टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द स्लेव्स क्या होते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और स्लेव्स जो होते थे इसमें मेन भी होते थे, ठीक है, बॉयज भी होते थे और विमेन भी होती थी, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए एथनिसिटी, ये जो स्लेव्स होते थे तो जनरली आपको स्लेव्स मतलब फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर फाउंड इन इंडिया, जैसे कि इंडियंस, जैसे स्लेव्स इंडियन भी होते थे, ग्रीक भी होते थे, कॉकेशियन भी होते थे, एंड दे वेयर इन हाई डिमांड, एंड दे वेयर इन हाई डिमांड, ठीक है। जो ये स्लेव्स होते थे अगेन दे हैड सर्टेन राइट्स, ठीक है, जैसे कि द स्लेव्स वेयर अलाउड टू मैरी एंड टू होल्ड लिमिटेड प्रॉपर्टी, तो क्या शादी करने का अधिकार होता था स्लेव को? हाँ जी, होता था। अब देखिए अगर कंपैरिजन करें हम लोग स्लेव्स और डोमेस्टिक सर्वेंट में, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट भी तो एग्जिस्ट करते थे ना उस समय सल्तनत टाइम पीरियड में, तो स्लेव्स और डोमेस्टिक सर्वेंट में अगर कंपेयर करें तो स्लेव्स की हालत अच्छी थी, ठीक है, स्लेव्स वेयर इन गुड कंडीशन एज कंपेयर टू डोमेस्टिक स्लेव्स। व्हाई? क्योंकि जब आप स्लेव्स खरीदते थे तो आपको एक प्रॉमिस करना होता था कि इस स्लेव का जो आपको रेसिडेंस है, मतलब कि जो लिविंग है, रेसिडेंस एंड फूड, वो आपको देना होगा, ये गारंटीड था। तो स्लेव्स को रेसिडेंस एंड फूड मिलता था किससे? मास्टर से। जबकि जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे उनके लिए, उनके मास्टर के लिए कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लेव्स की हालत डोमेस्टिक सर्वेंट से थोड़ी सी अच्छी थी। तो स्लेवरी एग्जिस्टेड इन मेडिवल इंडिया, ठीक है जी। तो तीन कंपोनेंट हम लोग देख लिए अभी सल्तनत टाइम पीरियड में, एकता देख लिए। तो समाज का थोड़ा सा आपको मैं एज्यूम करता हूं कि एक पिक्चर आपको मिल रहा होगा। एकता हमने डिस्कस कर लिया, रूरल एरिया डिस्कस कर लिया, अर्बन एरिया डिस्कस कर लिया, है ना। अब देखते हैं कि समाज का क्या व्यू था स्लेव के प्रति, कि सोसाइटी में एग्जिस्ट तो कर रहा है स्लेवरी, कुछ लोग हैं जिनके पास स्लेव है, तो समाज जो है, सोसाइटी जो है वो स्लेवरी को कैसे देखता था। तो आप लिख सकते हैं कि एक ट्रेंड था समाज में कि भाई स्लेवरी जो है वो अच्छी चीज नहीं है। जैसे करप्शन भी है ना जी, करप्शन भी आज के डेट में पूछा जाए आपसे कि सोसाइटी का क्या व्यू है करप्शन को लेके, तो आप कहिएगा कि सर मोर और लेस जो है उसको करप्शन को अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा माना नहीं जाता है, लेकिन करते सब हैं। तो उसी टाइप से स्लेवरी का भी ऐसा नोशन था उस समय के समाज में कि स्लेवरी को अच्छा चीज नहीं माना जाता था। अगर आपने स्लेव खरीदा है तो उसको अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, लेकिन फिर भी इट वाज अ वाइडली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। और जो लोग अपने स्लेव को आजाद कर देते थे उनको माना जाता था कि भाई दोज आर द पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी। तो मोर और लेस सो स्लेवरी वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। बट अगेन सोशल व्यू क्या था कि स्लेवरी को अच्छा नहीं माना जाता था। तो सोशल व्यू आप लिखिएगा अबाउट स्लेवरी, सोशल व्यू अबाउट स्लेवरी। तो सोशल व्यू क्या था स्लेवरी को लेके कि इट इज डिग्रेडिंग, इट इज डिग्रेडिंग प्रैक्टिस, दो इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय कॉमनर्स। ठीक है जी। अब देख लेते हैं शहर में अगर शहर में रहिएगा तो खर्च भी तो होगा ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लेते हैं कि सल्तनत टाइम पीरियड में अगर आप शहर में रहते तो क्या शहर में रहना ज़्यादा महंगा था कि चीप था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज, इन अर्बन एरियाज।
कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या, कौन डिसाइड करता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिसाइड्स व्हाट? द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो बात करते हैं महंगाई कैसी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे। तो अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो क्या था आपको? इन्फ्लेशन वाज चेक्ड, है ना, उसने महंगाई को क्या कर रखा था? चेक कर दिया था। कैसे? थ्रू हिज मार्केट पॉलिसीज, वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आप लिख सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, काफी ज्यादा महंगा हो गया। ठीक है, और तीसरे सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन वाज रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन वाज रिड्यूस्ड एंड was brought to Alauddin Khilji's level, brought to Alauddin Khilji's level। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे इन्फ्लेशन जो है वो चेक था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे प्राइसेस इंक्रीज हो गया, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। और फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया कि इन्फ्लेशन को कम कर दिया और इतना ही ले आया जितना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे था। तो अगर आप चार्ट बनाएंगे तो चार्ट कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर इधर आप लिखिए इन्फ्लेशन और यहां लिखिए सुल्तान्स, है ना, तो ये वाला फेज जो है ये किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो एसेंशियल कमोडिटीज की सामान थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज थे, जैसे कि गेहूं, जैसे ग्रेन्स जिसको कहते हैं, अनाज जो था, ग्रेन्स वाज जनरली चीप। ठीक है, तो जो रोजमर्रा की जीवन की चीजें थी, जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, मतलब कि राइस हो गया, वो सब क्या था? चीप था। ठीक है, अब देखिए कीमतें जो हैं वो सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट तरीके से प्रभावित करती है। तो अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज वाज चीप आल्सो एज वेल एज कॉस्टली आल्सो। ठीक है, तो इट वाज अ मिक्स ऑफ चीप प्लस कॉस्टली। वो डिपेंड करता था कि आप जो है वो आपकी जो आपका जो है वो पेमेंट कैसा है ना। तो अगर बात करें हम लोग सोल्जर्स की, सोल्जर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सिटी में रहते थे, जो शहर में रहते थे, उनके लिए शहर में रहना क्या था? चीप था। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे वर पेड मॉडरेट अमाउंट, दे वर पेड मॉडरेट अमाउंट बाय द स्टेट, है ना। तो आज भी आप जो देखते ही हैं सरकारी नौकरी के लिए इतना जिद्दोजहद है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में रहिएगा तो थोड़ा सा एक आपको सिक्योरिटी रहता है। अगर प्राइवेट कीमतें बढ़ेगी तो सरकार भी आपका सैलरी उस हिसाब से एडजस्ट करती है, जिसको DA कहते हैं, डियरनेस अलाउंस। तो जो सोल्जर्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनके लिए दिल्ली सल्तनत में शहर में रहना चीप था। क्यों? क्योंकि अब ये मिडिल क्लास है, अब इनको क्या चाहिए? इनको जनरली चाहिए फूड ग्रेन्स, isn't it? एंड फूड ग्रेन्स जो था वाज चीप, isn't it? वहीं पे अगर हम लोग बात करें आपको किसके? लेबरर्स के, लेबरर्स के एंड डेली वेज अर्नर्स के, डेली वेज अर्नर्स, इनके लिए शहर में रहना क्या था? कॉस्टली था। ठीक है जी। तो इसमें देख सकते हैं कि कोई लोग है जो वो ज्यादा कमा रहा है, कोई लोग जो है वो कम कमा रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि लाइक विलेजेस, ठीक है, अर्बन लाइफ इन दिल्ली सल्तनत वाज आल्सो व्हाट? इनइक्वल, इनइक्वल सोसाइटी।
कह सकते हैं ना। तो इनइक्वालिटी ड्यूरिंग सल्तनत टाइम्स एग्जिस्टेड बोथ इन रूरल एरियाज ऑल्सो, गांव में भी इनइक्वालिटी थी और अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में भी इनइक्वालिटीज थी। आज भी इनइक्वालिटी है, एक समाज में ही कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कमा पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेल्थ का एक्यूमुलेशन इनइक्वल होगा, इजंट इट। तो नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए इकता डिस्कस कर लिए, रूरल लाइफ डिस्कस कर लिए, अर्बन सेंटर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछ देंगे कि बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप यूपीएससी लिखिएगा तो, और उसमें पूछा जाएगा कि तुगलक ये सल्तनत टाइम पीरियड में इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ शहरों में पाई जाती थी, सही या गलत, ये गलत कथन है, प्रेजेंटेड। उसी तरीके से पूछ दिया जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्फ्लेशन को अपने टाइम पीरियड में बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा था, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ी थी, प्रेजेंटेड। उसी तरीके से फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर आप बीपीएससी लिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सल्तनत काल में शहरों में पाया जाता था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल वी आर फाउंड इन द अर्बन एरियाज इन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, और उसमें दे देगा नोबल्स का ऑप्शन दे देगा, क्लर्क्स दे देगा, स्लेव्स डाल देगा और बेगर्स डाल देगा, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि बेगर्स भी एग्जिस्ट करते थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेड, इंडस्ट्री और मर्चेंट्स, है ना, कि सल्तनत टाइम पीरियड में, सल्तनत काल में व्यापार होता भी था कि नहीं होता था, किसी टाइप की इंडस्ट्रीज थी भी कि नहीं थी, और मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स मतलब आप कह सकते हैं व्यापारी जो थे, जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे, वो कौन थे और किस कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये जो 8 पॉइंट मैंने लिखा, इक्ताज, रूरल लाइफ, अर्बन सेंटर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट, सुल्तान एंड हिज नोबल्स, नेचर ऑफ स्टेट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, क्या ये 8 पैरामीटर से आप समाज का आकलन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कैसा समाज रहा होगा, है ना। तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिसिफर करने की। नेक्स्ट है हम लोगों का ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स, ठीक है। पानी ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स। तो ट्रेड जो था वो सल्तनत टाइम पे फ्लोरिश हुआ। तो ड्यूरिंग सल्तनत टाइम्स ट्रेड फ्लोरिश्ड। और क्यों व्यापार फ्लोरिश हुआ सल्तनत टाइम पीरियड में, तो उसका रीजन है पहला, बिकॉज ऑफ साउंड करेंसी सिस्टम, बिकॉज ऑफ साउंड करेंसी सिस्टम। सेकेंड, कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर में, किसका, बलबन का और अलाउद्दीन खिलजी का। ट्रेड तो ग्रोथ करेगा तो बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स, ये 3 जो फैक्टर्स थे, इसने ट्रेड को क्या किया, फ्लोरिश किया सल्तनत टाइम पीरियड में। आप मानते हैं कि नहीं कि किसी देश में करेंसी सिस्टम साउंड हो, है ना, किसी देश में कंसोलिडेशन हो गया हो, कंसोलिडेशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, ज्यादा बगावतें नहीं होगी, उसी को कहा जाता है कंसोलिडेशन फेज। एंड थर्ड है क्या, इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, नए शहर का बनना। तो ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि जिसकी वजह से सल्तनत काल में, सल्तनत टाइम्स पीरियड में ट्रेड जो है वो फ्लोरिश हुआ, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे जो उस समय फेमस थे, जैसे कि सुनार गांव का नाम मैंने बताया, तो सुनार गांव वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं आप। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग सेंटर क्या क्या थे। तो व्यापार तो बढ़ा था सल्तनत टाइम पीरियड में, है ना, ट्रेडिंग जो है वो फ्लॉरिश हुई थी। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन थे, ठीक है। तो पहला आप लिख सकते हैं कैम्बे। कैम्बे मैंने बताया था ना गुजरात में था, एंड इट वाज फेमस फॉर सिल्वर एंड गोल्ड वर्क्स, ठीक है। तो कैम्बे में चांदी और सोने का काम ज्यादा होता था, ठीक है। तो कैम्बे वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एंड कैम्बे वाज वेयर इन गुजरात। उसी तरीके से कैम्बे हमने डिस्कस कर लिया। कैम्बे की तरह था सोनार गांव। सोनार गांव, सोनार गांव कहाँ है, बंगाल में। एंड इट वाज फेमस फॉर व्हाट, इट वाज फेमस फॉर फाइन क्लोथ, फाइन क्लोथ प्लस सिल्क। तो फाइन क्लोथ आप मसलिन भी कह सकते हैं, जिसको मलमल का कपड़ा कहते हैं ना जी। तो बिकॉज ऑफ दैट सोनार गांव वाज फेमस। कैम्बे वाज फेमस फॉर व्हाट, सिल्वर एंड गोल्ड वर्क्स, सिल्वर एंड गोल्ड वर्क्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर इंडस्ट्रीज देखें उस समय, तो इंडस्ट्रीज किस टाइप की थी सल्तनत टाइम पीरियड पे, तो देयर वर इंडस्ट्रीज ऑफ लेदर, तो लेदर मेकिंग वाज देयर, देन कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री वाज देयर। अब इंफोसिस तो नहीं ना होगा जी, मेडिवल टाइम्स की बात कर रहे हैं। कारपेट मेकिंग वाज देयर, देन स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज वाज देयर, स्टोन कटिंग, देन लेदर मेकिंग हो गया, कारपेट मेकिंग हो गया, स्टोन कटिंग हो गया, मेटल वर्क्स, मेटल वर्क्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थे आपको सल्तनत टाइम पीरियड पे, ठीक है। गॉट इट। अब मैंने बताया क्या कि ट्रेड जो है, व्यापार जो है सल्तनत टाइम पीरियड पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, फ्लॉरिश हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड हैज फ्लॉरिश्ड। अब ट्रेड किसको कहते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इसी को ना ट्रेड कहते हैं जी। तो कुछ सामान होगा जो उस समय सल्तनत टाइम पीरियड में इंपोर्ट किया जाएगा, है कि नहीं। तो किस किस कंट्री से इंडिया इंपोर्ट करता था सल्तनत टाइम पीरियड पे, तो मेनली 3 कंट्री थी, चाइना, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता था आइवरी, आइवरी मतलब हाथी के दांत, ठीक है। चाइना से इंपोर्ट किया जाता था प्रोसिलिन, प्रोसिलिन मतलब चीनी मिट्टी, ठीक है। एंड रॉ सिल्क, एंड रॉ सिल्क, ठीक है। वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया से इंपोर्ट किया जाता था हॉर्सेस। तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था सल्तनत टाइम पीरियड पे, तो आप लिखिएगा हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्टेड ड्यूरिंग विच टाइम, ड्यूरिंग सल्तनत टाइम्स, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था सल्तनत टाइम पीरियड पे, दैट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, होगा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस होता है ना, तो इसमें हम कहें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेडिवल टाइम्स में फेवरेबल था, किसके लिए, इंडिया के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ज्यादातर एक्सपोर्ट करता था देन एज कंपेयर टू इंपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, जो करेंसी होगी फॉरेन करेंसी वो इंडिया में आएगी, जैसे अभी भी होता है ना, ज्यादा आपका एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगा तो उतनी आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, होता है ना। उसी तरीके से वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मेडिवल टाइम्स में इंडिया के फेवर में था, तो ज्यादा सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट भी करते थे लेकिन ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से बहुत हद तक गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आता था, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गॉट इट। अब देख लेते हैं मर्चेंट्स। तो ट्रेड हो गया, ट्रेड में हमने क्या क्या देखा, ट्रेड में हमने देखा कि किस किस कंट्री से इंडिया का ट्रेड हो रहा है, ट्रेड का कंडीशन सल्तनत टाइम पीरियड में कैसा है, इजंट इट। अब देखते हैं अब इस ट्रेड को कौन करेगा, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए 2 टाइप के मर्चेंट्स होते थे, एक जो
ओवरलैंड ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। जैसे कि ओवरलैंड ट्रेड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेड या तो जमीन पे होगा, जमीन के थ्रू होगा, या फिर सी के थ्रू होगा, यही दो मीडियम है। लैंड से अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, ओवरलैंड ट्रेड, ओवरलैंड ट्रेड। और अगर सी से होगा उसको क्या कहेंगे, ओवरसीज ट्रेड। यही दो मीडियम है ना जिससे ट्रेडिंग हो सकता है। अब उस समय हवाई जहाज तो था नहीं जी, ये एयरवेज वाला भी बताएंगे, है ना। तो ओवरलैंड ट्रेड, तो जमीन से जो ट्रेड होता था उसमें कौन कौन से मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते थे। तो जमीन के रास्ते जो ट्रेड होता था इसमें होते थे मर्चेंट्स, जैसे मुल्तानीज मर्चेंट, मुल्तानीज, ईरानियंस, अफगान्स, ईरानियंस, अफगान्स, ठीक है, खुरासनीज, दे वेयर द एथनिक वेराइटी ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। तो मुल्तानी मर्चेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते थे ओवरलैंड ट्रेड में। उसी तरीके से ईरानियन मर्चेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था ओवरलैंड ट्रेड में। अफगान्स जो थे वो ओवरलैंड ट्रेड में थे। खुरासनीज मर्चेंट ओवरलैंड ट्रेड में इन्वॉल्व थे। ओवरसीज ट्रेड जो है, ओवरसीज ट्रेड होता था थ्रू इंडियन ओशियन। और ओवरसीज ट्रेड में जो मर्चेंट्स होते थे वो जनरली कौन होते थे, अरब्स, कलिंगाज, उड़ीसा के जो मर्चेंट्स होंगे वो अरब्स, कलिंगाज, तामिल्स, गुजरातीज, ठीक है। और एक ट्रेड और कैसे हो सकता है, कोस्टल ट्रेड भी होता है ना जी, जो इनलैंड ट्रेड होगा, कोस्टल ट्रेड या फिर इनलैंड ट्रेड कहे। इनलैंड ट्रेड में क्या हुआ कि बाहर से सामान आया, लेट से कि यूरोप से कोई सामान आप मंगवाएं केरला के कोस्ट में, अब उस सामान को आपको बंटवाना है कहाँ, डिफरेंट इन द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, उसको क्या कहते हैं, कोस्टल ट्रेड। तो कोस्टल ट्रेड और जो इनलैंड ट्रेड है इसमें इन्वॉल्व होते थे मारवाड़ीज। तो ये कुछ आपको मर्चेंट कम्युनिटी जो है सल्तनत टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। तो क्या ट्रेड होता था सल्तनत टाइम पीरियड पे, आप लिखेंगे हाँ जी होता था। अब ट्रेड करने के लिए कनेक्टिविटी की भी जरूरत है ना। रास्ता अगर ठीक नहीं होगा तो ट्रेडिंग कैसे होगा। तो एक अच्छे बिजनेस के लिए, बिजनेस आपका चलते रहे, ट्रेडिंग आपका चलता रहे, उसके लिए जरूरत क्या है कि सरकार जो है वो रोड्स की व्यवस्था भी दे, है ना। तो नेक्स्ट डायमेंशन हमारा है कनेक्टिविटी, कि रोड की हालत क्या थी सल्तनत टाइम पीरियड में। तो नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग, चीजें समझ में आ रही है। कनेक्टिविटी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, कनेक्टिविटी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो रॉयल रोड्स जो हैं दे वेयर एग्जिस्टेड। रॉयल रोड्स कहने का मतलब क्या हुआ, रोड्स कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सल्तनत, ठीक है। तो उस समय रॉयल रोड्स एग्जिस्ट होते थे। और एक रॉयल रोड जो है वो था बिटवीन पेशावर टू सोनारगांव कहां, बंगाल। तो दैट वाज रॉयल रोड। और इस रॉयल रोड में क्या होते थे, सराय मतलब क्या होता है, रेस्ट हाउसेस। तो रेस्ट हाउसेस होता था किसके लिए, फॉर ट्रैवलर्स, राहगीरों के लिए और मर्चेंट्स के लिए, ठीक है। तो रॉयल रोड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा खासा रोड है। और रोड के बीच में क्या है, मतलब एक खास दूरी पे रेस्ट हाउस है जिसको सराय कहते थे, वो भी एग्जिस्ट करता था। ये इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आ जाएगा। सराय मिडिवल टाइम पीरियड में किसको कहते थे,
रेस्ट हाउसेस को, और ये सराय कहाँ होते थे? रॉयल रोड्स पे। क्लियर है ये चीज? तो रोड की व्यवस्था अच्छी थी, सरकार ने रोड पर ध्यान दिया था, सल्तनत ने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मतलब संदेश कैसे पहुंचाया जाता था, मतलब आज जैसा है ना कि पोस्ट ऑफिस है, isn't it? या फिर मोबाइल फोन है, तो मोबाइल तो उस समय एग्जिस्ट होता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, व्यापार करना है, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो होते रहना चाहिए, isn't it? एक मतलब कि एम्पायर के, सल्तनत के एक भाग से दूसरे भाग तक आप जो है अपना मैसेज पहुंचा सकिए, तभी ना आप ट्रेडिंग कर सकिएगा। नहीं तो विदाउट पासिंग इंफॉर्मेशन आप बिजनेस कैसे कीजिएगा? क्या पता रहेगा आपको क्या भाव कहां पे कितने का है? तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो चाहिए जिसके तहत इंफॉर्मेशन का जो है फ्लो होते रहे। तो आज के डेट में जैसे पोस्ट ऑफिसेस है, सुल्तनत टाइम पीरियड में क्या था वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्ट्स। और पोस्टल सिस्टम। इस समय पोस्टल सिस्टम जो था वो थोड़ा सा अलग था। जो पोस्ट सिस्टम था वो कराया जाता था थ्रू रिले ऑफ हॉर्सेस, या फिर थ्रू रनर्स, तो ये दो मीडियम थे। संदेश पहुंचाने के दो मीडियम क्या थे? या तो रिले ऑफ हॉर्सेस और या फिर रनर्स। ठीक है, रनर्स में क्या होता था कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक दूरी पर एक रनर होता था। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 1 किलोमीटर्स के रेंज पे रनर है। ठीक है, यहां से एक रनर जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, और इस रनर के पास क्या होता था? बेल। ठीक है, तो एक रनर है, उसको मैसेज मिला, वो रनर स्टार्टेड व्हाट? रनिंग। ठीक है, कहां के लिए? दूसरे पोस्ट के लिए, और उसके हाथ में क्या है? बेल है। तो वो दौड़ रहा है, तो उस घंटी बज रहा है, घंटी बजने की वजह से क्या होगा? लोग साइड हो जाएंगे, पता चलेगा अच्छा वो कोई संदेश लेके दौड़ते दौड़ते जा रहा है। जब ये रनर करीब पहुंचेगा तो इसकी घंटी की आवाज सुन के यहां जो रनर बैठा हुआ होगा उसको पता चल जाएगा कि अच्छा कोई मैसेज आ रहा है, isn't it? और ये तैयार हो जाएगा। तब तक जब ये रनर इसके पास पहुंचा तो ये घंटी उसको दे दिया, मैसेज दे दिया, अब ये रनर भी स्टार्ट करेगा दौड़ना। अब लोग अगर घंटी सुन रहे हैं तो साइड होते जाएंगे, और फिर इस घंटी की आवाज से यहां पर बैठा रनर वो भी जाग जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि अच्छा कोई आ रहा है मैसेज के लिए, अब मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। ये गया, मैसेज इसको दिया, मैसेज हो या फिर कोई सामान हो, आम का टोकरी हो, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, ये उसको दिया गया, फिर ये आगे दौड़ने लगा। सो दिस वाज द मेथड थ्रू विच द मैसेजेस और commodities were passed। ठीक है जी, तो मेडिवल टाइम की बात कर रहे हैं, तो मेडिवल टाइम में मेडिवल जैसा आपका ये है मेथड है। ओके, सो दैट वाज अबाउट व्हाट? योर ट्रेड इंडस्ट्री। तो कमिंग बैक हम लोग कर लिया, अर्बन सेंटर डिस्कस कर लिए, ट्रेड इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुल्तान एंड हिज नोबल्स, नेचर ऑफ स्टेट, सोशल मैनर कस्टम और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, ये डिस्कस करेंगे। कल संडे है लेकिन कल आपकी क्लास है 1 बजे से। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल हम लोग फिर बाकी के जो 4 टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। आज के टॉपिक का डिस्कशन किया था सोशल लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तुगलक तक हम लोगों ने खत्म कर रखा था, पॉलिटिकल डायमेंशन, राजा उसको मारा, ये वॉर हुआ, ये वाला डायमेंशन खत्म कर लिया था। अब प्रजा के बारे में भी तो बात कीजिएगा कि तुगलक इतना, दिल्ली सल्तनत में ये सब तो हो रहे हैं, राजा बन रहे हैं, लेकिन प्रजा का क्या हालत है, समाज कैसा था सल्तनत पीरियड में। तो उस समाज को डिस्कस करने के लिए कुछ मापदंड हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसपे हम लोग डिस्कस करके देखते हैं कि उस समय के लोग कैसा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लीड करते थे। तो उसमें सबसे पहले हमने इक्तास डिस्कस किया था। तो इक्ता क्या एग्जिस्ट करता था सल्तनत टाइम पीरियड पे? तो हाँ, एग्जिस्ट करता था। और ये इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। और ये जो
होते थे, इक्ता किसको कहा जाता था? तो इक्ता वाज टेरिटोरियल असाइनमेंट, जमीन का टुकड़ा होता था जो नोबल्स को दिया जाता था इन रिटर्न फॉर अ मिलिट्री सर्विस, उसको क्या कहते थे? इक्ता कहते थे, इजंट इट? अब ये जो इक्ताज होते थे तो इनका जो जिनके पास इक्ता होता था उसको क्या कहते थे? इक्तादार्स, मुक्ति या वालिस। ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं, जैसे कि कलेक्टर साहब को कलेक्टर भी कहते हैं, जिलाधिकारी भी कहते हैं, जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं, है ना? तो लेकिन ये सब किसको हम लोग रेफर करते हैं? जिला समाहर्ता भी कहते हैं, लेकिन ये सारे चार नाम किसके लिए हैं? कलेक्टर के लिए हैं। तो उसी तरीके से इक्तादार हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे वाली हो, ये तीनों टर्म किसके लिए यूज होता था? उस व्यक्ति के लिए जिसके पास इक्ता हो, ठीक है। और इस इक्तादार या मुक्ति या वाली का काम क्या होता था? तो इसको हम लोग दो भागों में पढ़ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या स्टेटस था मुक्ति का, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या स्टेटस था मुक्ति का। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले मतलब इल्तुतमिश से लेकर, तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है? 1211 से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक। तो अलाउद्दीन खिलजी कब आए? 1296 में। तो 1211 से 1296 तक का अगर बात करें, ये लगभग कितना साल हो गया जी? 70, 80, 84, नियर अबाउट 84 ईयर्स हो गया। तो इन 84 ईयर्स में जब सल्तनत क्या हो रहा है? बन रहा है। तो उस समय जो मुक्ति थी उसकी कंडीशन क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी से पहले दे वेयर सेमी इंडिपेंडेंट। तो उस समय उनका काम क्या होता था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, फिर सुल्तान के लिए सोल्जर्स भी मेंटेन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इक्ता का क्या फंक्शन होता था। और नेक्स्ट होता था क्या कि इतना सब करने के बाद जो पैसा बच गया वो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी चेंज हुई अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मुक्तीज, वालिस, इक्तादार, इस पे नकेल कसा। वो कैसे? तो ऑडिटिंग का सिस्टम वो ले आया, हार्श पनिशमेंट देने लगा अगर कोई हिसाब में गड़बड़ी पाई गई तो। और पहले जो इक्तादार रख लेते थे पैसा, उनको कहा गया कि नहीं, जो पैसा बच जाता है उसको आप दिल्ली पहुंचाइए। ठीक है जी, ये हम लोगों ने देखा था इक्ताज के बारे में। नेक्स्ट हमने देखा था टेरिटोरियल डिवीजन, कि इक्ताज जो थे मतलब इंपायर, जो सल्तनत था, सल्तनत बटा हुआ था किसमें? इक्ता में। इक्ता बटा हुआ था किसमें? सिक्स में। सिक्स बटा हुआ था किसमें? परगना में। परगना बटा हुआ था किसमें? गांव में। ठीक है, तो दीज आर द टेरिटोरियल डिवीजन। और ये टेरिटोरियल डिवीजन किसी ना किसी ऑफिसर के अंतर्गत आएगा, जैसे जिला का किसके अंतर्गत होता है? जिलाधिकारी के अंतर्गत। तो उसी तरीके से जो इक्ता जिसके पास होता था उसको क्या कहते थे? मुक्तीज और वालिस। जिनके पास सिख होता था उसको क्या कहा जाता था? शिकदार्स। जिसके पास प्रगना का जो हेड होता था उसको क्या कहते थे? आमिल्स। और विलेज, गांव में तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, खुद्स, मुकद्दम्स एंड पटवारीज। खुद्स किसको कहते थे? जो लैंड ऑनिंग क्लास होता था। मुकद्दम किसको कहते थे? जो विलेज हेडमैन होता था। और पटवारीज किसको कहते थे? जो विलेज अकाउंटेंट होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और मैंने आपको डिस्कशन में बताया भी है कि ये खुद एंड मुकद्दम से क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों यूपीएससी और बीपीएससी में भी। उसके बाद अगर हम लोग गांव की बात करें तो गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन था टर्किश के समय वो उसी तरह रखा गया। गांव में ज्यादा कोई तब्दीलियां नहीं लाई गई तुर्की सुल्तानों के द्वारा। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट वांटेड टू फेस एनी काइंड ऑफ रिबिलियन फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ सोसाइटी, इजंट इट? तो इसीलिए तुर्की के टर्क्स के आने से पहले जो गांव की में एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लगभग उसी तौर तरीके से रखा गया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इक्ताज हो गया था। जब गांव की बात हुई थी तो गांव पे थोड़ा सा हमने ज्यादा इलैबोरेशन किया था। और उसमें हमने देखा था क्या कि सल्तनत टाइम पीरियड्स में जो गांव होते थे उसमें जनरली दो टाइप के लोग रहते थे। एक तो पेजेंट्री क्लास था और दूसरा था एलिट क्लास, एक किसान और एक गैर किसान। ये दो टाइप के लोग सल्तनत काल में गांव में रहते थे। जो गांव में जो पेजेंट क्लास था ये भी तीन टाइप का था। एक तो ऐसा किसान होता था जिसको बड़ा किसान कह सकते हैं, जिसके पास खुद की जमीन होती थी। एक वर्ग किसान का ऐसा था सल्तनत काल में जो बटैये पे काम करता था। और एक जो था वो ऐसा था वर्ग किसान का जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करता था। तो जिनके पास जमीन होती थी उसको खुद से मुकद्दम्स कहते थे। उनका विलेज पंचायत में इन्फ्लुएंस भी होता था और इनकी लिविंग
लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफी अच्छी थी, मतलब दे यूज्ड टू रेसाइड इन गुड हाउसेस, दे यूज्ड टू वेयर फाइन क्लोथ्स, दे यूज्ड टू राइड ऑन फाइन हॉर्सेस। ये बात हुई उस कैटेगरी ऑफ किसान की जिसके पास अपना जमीन होता था, जिसको हम लोग खुद से मुकद्दम्स कहते हैं। वहीं शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस पुअर्स की हालत क्या थी, तो दे हैड टू सफर हार्डशिप्स, ये लोग गरीब थे और इन्हें हार्डशिप फेस करना पड़ता था सल्तनत टाइम पीरियड में भी। एलिट सेक्शन जो होता था उसमें कौन से लोग आते थे, हिंदू राय और राजाज, मतलब वैसे राय और राजाज जिनके पास स्टेट हैं अपने, जो और जिन्होंने टर्किश एम्परर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रखा है और जो रेगुलरली ट्रिब्यूट पहुंचाते रहते हैं सुल्तान को। तो रेगुलरली ट्रिब्यूट पहुंचाने की वजह से ऐसे हिंदू राय और राजाज को उनकी स्टेट टर्किश सल्तनत जो है वो दे रखी रहती थी। नेक्स्ट हमने देखा है तो गांव की बात हो गई। अर्बन सेंटर्स हमने देखा है, तो क्या सल्तनत काल में शहर थे, तो हाँ सल्तनत काल में शहर फ्लॉरिश हुआ है। तो कुछ शहर नए भी बने हैं और कुछ शहर जो है वो पहले से भी थे। तो ओल्ड टाउन्स जो पहले से शहर वो कौन कौन से थे, तो जैसे मुल्तान हो गया, लखनौती हो गया, सुनारगांव हो गया, कारा हो गया, अनिलवाड़ा हो गया, कैम्बे हो गया, ये सब गांव सल्तनत काल से पहले थे। और सल्तनत बनने के बाद इन गांव इन जगहों पे, इन शहरों पे विशेष ध्यान दिया गया, मतलब जो शहर पहले थे उनको और स्ट्रेंथन किया गया और साथ ही साथ नए शहर बनाए गए। नए शहर में क्या नाम दे सकते हैं आप, तो जैसे फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया, तुगलकाबाद, सीरी, जौनपुर, ये सब कुछ नए शहर हैं जो सल्तनत टाइम पीरियड पे बने। और ये जो नए शहर बनते थे ये जनरली बनते थे किसी मिलिट्री आउटपोस्ट के इर्द गिर्द। कहीं पे मिलिट्री कैंटोनमेंट अगर सरकार ने बना दी तो उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको नए शहर देखने को मिलते थे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद फिर हमने देखा कि शहर तो बन गए, अब शहर में लोग कैसे रहते थे। तो अर्बन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी में होते थे और अर्बन पॉपुलेशन में ये कैटेगरी ऑफ लोग रहते थे। नोबल्स रहते थे, क्लर्क्स रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, बेगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगर्स भी पाए जाते थे सल्तनत टाइम पीरियड में एंड दे वेयर इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, स्लेव्स होते थे, डोमेस्टिक सर्वेंट होते थे, आर्टिजान्स एंड स्किल्ड लेबरर्स होते थे। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऑफ पीपल है जो अर्बन एरियाज में उस समय रहते थे। उसके बाद हमने देखा है स्लेव्स। तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी मेडिवल सोसाइटी में, तो हाँ जी एग्जिस्ट करती थी। एंड स्लेव्स जनरली कौन होते थे, मेन, बॉयज एंड वुमेन। और ये जो स्लेव्स थे जो दास थे, उनको एक्वायर कैसे किया जाता था, तो दो मेथड था स्लेव्स को एक्वायर करने का। एक होता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर और दूसरा होता था परचेज। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है ये वाइडली एग्जीक्यूटेड मेथड होता था और वो इसलिए होता था क्योंकि मेडिवल सोसाइटी में सल्तनत के किसी ना किसी भाग में कहीं ना कहीं हमेशा वार होते रहता था। ठीक है, तो इसलिए काफी बड़े मात्रा में युद्धबंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैप्चर किया जाता था और उनको सोल्ड कर दिया जाता था। ठीक है, तो स्लेवरी यूज्ड टू एग्जिस्ट। अब जो स्लेव्स है वो एलिट सेक्शन रखते थे, किस लिए, तो अपने बॉडीगार्ड के लिए या फिर पर्सनल मैनेजर के लिए, जबकि मिडिल क्लास जो है वो स्लेव्स क्यों रखते थे, फॉर डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड फॉर कंपेनियनशिप। फिर हमने देखा कि जो स्लेव्स होते थे दे यूज्ड टू कम फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड। जैसे कुछ इंडियन स्लेव्स भी होते थे, कुछ ग्रीक स्लेव भी होते थे, कुछ कॉकेशियन स्लेव्स भी होते थे। और ये जो तीन स्लेव्स की एथनिसिटी है ये हाई डिमांड में थी, इसमें अच्छे पैसे मिलते थे, मतलब अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते थे अगर आपको इंडियन, ग्रीक और कॉकेशियन स्लेव चाहिए था तो। हालांकि स्लेव्स के कुछ राइट भी होते थे, कुछ अधिकार भी था, जैसे कि स्लेव्स को यह अधिकार था कि दे कैन मैरी एंड दे कैन होल्ड लिमिटेड प्रॉपर्टी, isn't it? और स्लेवरी का व्यू क्या था, समाज उस समय स्लेवरी को किस नजरिए से देखता था, तो आप लिखिएगा कि समाज स्लेवरी को डिग्रेडिंग मानता था, लेकिन फिर भी स्लेवरी एग्जिस्ट करते डोमेस्टिक सर्वेंट से अच्छी थी। क्यों, क्योंकि स्लेव्स परचेज करते वक्त आपको ये बताना पड़ता, आपको ये गारंटी देनी होती थी कि उस स्लेव का रेसिडेंस और फूड, खाना वो मास्टर प्रोवाइड करेगा, जबकि डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए कोई भी ऐसी कोई बाध्यता मास्टर को नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि अर्बन एरियाज में रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, तो हम ये पाते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज जो थी वो अर्बन एरियाज में चीप थी। तो जैसे कि अनाज की दाम बात करें तो अनाज का दाम या फिर जरूरत, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो थी वो सल्तनत टाइम पीरियड में क्या थी, चीप थी। और उसके बाद हमने देखा है क्या कि इन्फ्लेशन की बात करें तो तीन डिफरेंट सुल्तान्स के टाइम पीरियड में डिफरेंट आपको इन्फ्लेशन हुआ है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत हद तक इन्फ्लेशन को चेक करके रखा था थ्रू हिज मार्केट पॉलिसी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय महंगाई बढ़ गई मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो सल्तनत में
क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। और फिर जब बाद में फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो वो फिर जो महंगाई को अलाउद्दीन खिलजी के लेवल पे ले आते हैं। तो बहरहाल मोटा मोटी बाई एंड लार्ज अर्बन एरियाज में रहना चीप भी था और कॉस्टली भी था, और ये डिपेंड करता था कि आप किस क्लास से आ रहे हैं। तो अगर आप सोल्जर्स थे या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो शहरों में रहना चीप था। क्यों? क्योंकि जो रोजमर्रा का सामान था, फूड ग्रेन, वो चीप होता था। कॉस्टली की बात करें तो लैंड और लेबरर्स और डेली वेज अर्नर्स के लिए शहर में रहना महंगा था। व्हाई? बिकॉज दे वेयर अंडरपेड, बिकॉज दे वेयर अंडरपेड। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गांव की तरह सल्तनत काल में शहर में भी भेदभाव था, इनइक्वल सोसाइटी था। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, जब शहर की बात हो गई थी, तो ट्रेड्स, इंडस्ट्री एंड मर्चेंट्स कि क्या सल्तनत काल में व्यापार, उद्योग और मर्चेंट्स एग्जिस्ट करते थे। तो हाँ, ट्रेड जो है वो सल्तनत टाइम पीरियड में फ्लोरिश हुआ है और बढ़ा है। क्यों? ये 3 रीजंस थे, साउंड करेंसी सिस्टम, सेकंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, थर्ड इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन। ये तीनों फैक्टर ने ट्रेड को फ्लोरिश करने में एक बहुत बड़ी योगदान निभाई। और कुछ ट्रेडिंग सेंटर थे जैसे कि कैम्बे जो गुजरात में था, दैट वाज फेमस फॉर व्हाट? सिल्वर एंड गोल्ड वर्क्स। ठीक है, उसी तरह सोनारगांव जो बंगाल में था, दैट वाज फेमस फॉर व्हाट? फाइन क्लोथ, मतलब मसलिन, मलमल एंड सिल्क। ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्मॉल लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी उस सल्तनत काल में, जैसे कि चमड़े बनाने की इंडस्ट्री, लेदर मेकिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड, स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड, एंड सो वाज मेटल वर्क्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ट्रेड में हमने देखा है क्या कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी था क्या सल्तनत टाइम पीरियड में? तो हाँ जी था। तो बहुत सारे सामान जो है वो इंपोर्ट भी की जाती थी, बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। इंपोर्ट जो सल्तनत टाइम पीरियड में किस किस देश के साथ ट्रेडिंग रिलेशन था? तो चाइना, वेस्ट एशिया, अफ्रीका। चाइना से जनरली चीनी की मिट्टी, पोर्सिलेन और रॉ सिल्क को मंगवाया जाता था। वेस्ट एशिया से अच्छे घोड़े मंगवाए जाते थे। अफ्रीका से क्या मंगाया जाता था? आइवरी, मतलब हाथी के दांत। तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था इंडिया का सल्तनत काल में? तो आप बोलेंगे हाँ। अब ये जो व्यापार होगा ये किसी 3 माध्यम से हो सकता है, या तो जमीन के रास्ते होगा, या फिर समुद्र के रास्ते होगा, या फिर तीसरा ट्रेड क्या होता है? कोस्टल ट्रेड, है ना, जिसको इनलैंड ट्रेड भी कहते हैं। तो जो ओवरलैंड ट्रेड था, वैसा व्यापार जो जमीन के माध्यम से होता था, उसमें जनरली मुल्तानीज, ईरानियंस, अफगानी और खुरासनी मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते थे। जबकि अगर ओवरसीज ट्रेड की बात करें, जो व्यापार समुद्र के रास्ते होता था, तो उसमें अरब्स, कलिंगा मर्चेंट, तमिल मर्चेंट, गुजराती मर्चेंट इन्वॉल्व होते थे। और इनलैंड ट्रेड की बात करें तो मारवाड़ीज इन्वॉल्व होते थे। तो हम कह सकते हैं कि मर्चेंट्स जो थे, दे एग्जिस्टेड एंड दे वेयर प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी भी हमने बताया है कि सल्तनत पीरियड में ट्रेड को चलाने के लिए रास्ते भी अच्छे होने चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए। तो कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो रॉयल रोड्स बनाए गए होते थे सल्तनत के द्वारा। जैसे पेशावर से लेकर सोनारगांव जो था वो रॉयल रोड था, और रॉयल रोड्स पे जगह जगह पे रेस्ट हाउसेस होते थे जिसको सरायस कहा जाता था। और ये रेस्ट हाउस क्यों होता था? फॉर ट्रैवलर्स एंड मर्चेंट्स। कनेक्टिविटी हो गया, तो पोस्टल सिस्टम कैसे काम करता था? तो उसमें मैंने आपको भी बताया ही है कि घोड़े दौड़ा के रिले ऑफ फोर्सेस या फिर रनर्स, और ये रनर्स के बारे में मैंने आपको भी बताया कि बेल लेके वो दौड़ता था। तो ये था आज के बारे में 4 डायमेंशन। जो नेक्स्ट 4 डायमेंशन बच गया है वो कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओके देन, थैंक यू।